घोटाला किया है ये सबके सामने है। हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक की सरकार में उनके मंत्री पुत्र प्रियांक खड़गे ने जिस तरह का जमीन घोटाला किया है, उस जमीन घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, और इस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में लोग कौन है, इसमें जो है उनकी अपनी पत्नी, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, उनके दामाद और गुलबर्गा के सांसद राधाकृष्ण डोड्डामणि, उनके बेटे और कर्नाटक सरकार मंत्री प्रियांक खड़गे और दूसरे बेटे राहुल खड़गे हैं। और जो लोगों के सामने मामला आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एरोस्पेस पार्क की इस जमीन को लेने के लिए 71 समूह प्रतीक्षा में थे, लेकिन सिंगल विंडो सिफारिश करके ये 5 एकड़ की का भूखंड मल्लिकार्जुन खड़गे को श्रीखंड समझ के परोस दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने, सिद्धारमैया ने अपना खुद घोटाला किया, तो कहा अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अगर एक घोटाले का लाभार्थी नहीं बनाया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये जमीन दे दी। कर्नाटक की सरकार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने कर्नाटक की सरकार को पत्र लिखकर सरकार के ही सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट विभाग के लिए इस भूखंड की मांग की थी। उससे अधिक पात्रता और किसी की हो ही नहीं सकती थी। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की बजाय जो है ये परिवार कल्याण का कार्य प्रारंभ कर लिया गया। और ई ऑक्शन बिना किए, अगर इसका ई ऑक्शन किया जाता तो कर्नाटक की सरकार को 15 से 20 करोड़ रुपयों की राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित थी, लेकिन ये उन्होंने नहीं होने दिया। और क्या ये परिवार जो है, कर्नाटक के लोगों को जो है वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लुटाने के लिए उनके पास 15-20 करोड़ रुपयों की खैरात है। तो ये साफ बताता है कि लूट और कंगाली, जहां जहां कांग्रेसी जाते हैं लूट और कंगाली लेकर आते हैं। और कल एक और घटना हुई है कर्नाटक में। कर्नाटक की सरकार ने श्री हनुमान की जन्मस्थली माने जाने वाले कर्नाटक के गंगावटी नगर में वहां के लैंप पोस्ट पर श्री हनुमान जी और श्री राम जी के अंकित चित्रों को हटाने का निर्देश दे दिया। तो बीजेपी का ये हमला हिमाचल सरकार पर आप सुन रहे थे, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी खबर बता दें। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष, जिनका बयान सामने आया है, मोहन लाल बड़ौली ने ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही वो कहते हुए नजर आए कि अभी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। हालांकि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन साफ कर दिया गया है मोहनलाल बड़ौली की तरफ से कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, ये भी जानकारी बड़ौली की तरफ से दी गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल में अभी 2 दिन का समय लगेगा, ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। तो लगातार देखिए, ये नजरें टिकी हुई थी कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हरियाणा बीजेपी की कब आएगी। हालांकि ये बयान सामने आया है कि अभी 2 दिन का समय लग सकता है। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई और उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। आप खुद और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है।
और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। सीधे तौर पर कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो सकती है, बातचीत का दौर अलग था और वो दौर खत्म हो चुका है। अब अगर किसी भी तरह की कोई हरकत होती है तो करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें बीते कई सालों में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, छिप छिप कर वार किया जाता है। इसी को लेकर ये एक बड़ा बयान दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि किसी भी तरह की कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खुला है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सैलाब की मार संकट आपार। बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में बाढ़ और बारिश से स्थिति लगातार खराब होती चली गई है। 18 जिले ऐसे हैं जहां पर हाहाकार मचा हुआ है, सड़क हो घर हो एक समान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जिनकी तैनाती की गई है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तो गुजरात की 18 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 5 जिलों की बात करें जिसमें राजकोट है, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका, यहां पर सेना को तैनात किया गया है। और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से घर जो है, दुकान है, सड़क, खेत सब डूब गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से मोर्चा जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संभाला हुआ है और कोशिश यही लगातार हो रही है कि लोगों को सही और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। वडोदरा में विश्वामित्र नदी की बात करें तो खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे निचले इलाके जो है वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। बाढ़ बारिश के बाद अब गुजरात पर चक्रवाती तूफान का भी खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में चक्रवाती तूफान से गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई कोस्टल इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सड़कें पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुकी है। गुजरात के भुज की ये तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान का भी सामना करना पड़ सकता है।